हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 3 इंड एस 16 कंप्लीट कर लिया था। इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमने कवर कर लिया था। दिखा दो सर, ये देखिएगा, ये इंड एस 16 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो किसी ने अभी तक ये इंड एस नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर वो इंड एस जरूर देखे। देखो क्या होता है, जब भी पढ़ाई करते हैं ना हम लोग, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर्स को पढ़ने का एक ऑर्डर होता है। अगर उसी ऑर्डर से चैप्टर्स पढ़े जाते हैं तो हमें इजीली समझ में आता है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट, वो कंप्लीटली क्या है देखा जाए तो इंड एस 16 पर बेस्ड है। मतलब इंड एस 16 में जो हमने पढ़ा था, इंड एस 16 में जो हमने पढ़ा था उसका एक तरीके से वापस जाए ना तो एक रिपीटेशन है, उसका एक रिपीटेशन है। मतलब जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे वो वापस क्या होंगे, यहाँ पर रिपीट होंगे एज इट इज। ओके, मतलब सर इंड एस 16 पढ़ना पहले जरूरी है, बिल्कुल इंड एस 16 पहले पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट की शुरुआत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट्स। तो देखो जरा, इस इंड एस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। इंड एस 38 डेफिनेशन आएगा सबसे पहले, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डेफिनेशन था सेम, वैसे ही डेफिनेशन पार्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, फिर मेजरमेंट, वही एक तो इनिशियल मेजरमेंट, एक सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सर ये तो शक्ल से भी वैसे ही लग रहे हैं ऑलमोस्ट, कहीं कहीं चेंजेस है, बाकी सब सेम है। तो ये तो जल्दी भी हो जाएगा इंडेक्स, बिल्कुल ये कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा इंडेक्स, क्योंकि हम कह देंगे रेफर टू इंडेक्स 16, बिल्कुल। और सर ये तो सेम, वही चार्ट भी वैसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल चार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। चलिए फिर डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज कर लिया जाएगा। आपको बचपन से पढ़ा हुआ है कि भाई टेंजिबल जो एसेट्स हैं उनके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट है उनके लिए हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। फिर उसके बाद वही एनुअल रिव्यू, इसमें भी है सेम, और डी रिकॉग्निशन देन सेम, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मतलब सिंपली सर अगर किसी को अगर इंडेक्स 16 आ गया है तो उसको इंडेक्स 38 भी समझ में आ जाएगा जल्दी से, बिल्कुल। बस थोड़ा बहुत फर्क है, जैसे डेफिनेशन हो गया, ठीक है, तो और छोटी मोटी चीजें डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलो देखो, लिखो मेरे साथ साथ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा, सर सेक्शन, सेक्शन ए में ही रहेगा ना, सेक्शन लिख दूंगा तुम्हारे साथ साथ। चैप्टर नंबर 4 सेक्शन ए। ये भी वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, इसके नोट्स भी आपको कहाँ मिलेंगे, सेक्शन ए में ही मिलेंगे, आपके मॉड्यूल में सेक्शन ए। ओके, चैप्टर का नंबर हमारा होगा, चैप्टर का नंबर हमने रखा है 4। चैप्टर 4 इंटेंजिबल एसेट्स, इंडेक्स 38, इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट्स, इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट्स। लिखते चलो साथ साथ। इंडेक्स की नंबरिंग याद करने हैं, बिल्कुल याद करनी जरूरी है। रेफरेंस देने के लिए किसी क्वेश्चन के आंसर में या फिर कभी एमसीक्यू में आ जाए तो भी तो नंबरिंग याद होनी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक्स अपने को यहां पर कवर करने होंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन किसका, इंटेंजिबल एसेट्स का, डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। बचपन से याद आ रहा है ना सर, ऐसी एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि ये है हमारे पास, है हमारे पास, है ना, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। बट यहां पे थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा अलग आएगा। नाउ नेक्स्ट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि इंटेंजिबल एसेट को बुक्स में कब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मैं तुमको बता दूं, ये जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो सेम पीपीई जैसा ही है, वही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। देन फिर बात आती है कि चलो रिकॉर्ड कब करोगे, ये तो देख लिया,
रिकॉर्ड किस अमाउंट पे करोगे? तो बात आती है किसकी? मेजरमेंट की। और मेजरमेंट में वही पहले बात आएगी किसकी? इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट। अब कोई बच्चा है ना, ये टॉपिक्स तो भी कवर नहीं लिख रहा होगा, ये क्या लिखना है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम आता है ये सब भी, है ना, हर चीज। क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में आप टॉपिक देख ले तो भी ये क्या क्या है। जब आप रिवाइज करोगे ना, ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड ही आपके काम आने वाले हैं। रिवाइज करोगे तो इस टॉपिक को देखा और देखा कि अच्छा डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बतानी है। अगर आप बिना देखे डेफिनेशन बोल पाते हैं, दैट मीन्स आपको चीजें याद होगी, अदरवाइज आपको याद नहीं हुई है। तो ये टॉपिक्स आपके रिवीजन के टाइम काम आते हैं कि भैया ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, चीजें सेट हो जाती है दिमाग में, है ना। ओके। तो इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट क्या होता है सर? इनिशियल मेजरमेंट होता है फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग। तो जब आप बुक्स में सबसे पहले एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो किस वैल्यू पे करेंगे? तो इसमें क्या थे? इसमें टोटल 3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि इनिशियली मेजर आखिर किया कैसे जाए। नालायक। हाँ जी, कैसे किया जाएगा? फर्स्ट, अगर आप एसेट को खरीदते हैं, परचेज करते हैं फॉर कैश, अगर आप कैश में खरीदते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वही कंपोनेंट ऑफ कैश इफ एसेट इज परचेज, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इफ एसेट इज परचेज फॉर कैश, वही सब, परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह, ठीक है, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, वो सब यहाँ पे कवर होगा। फिर डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब कुछ टाइम बाद पेमेंट किया तो केवल कैश प्राइस को इंक्लूड करना। फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट, एसेट के बदले कोई दूसरा एसेट दे दिया हो तो भी क्या करना? याद है वो प्रायोरिटी ऑर्डर, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, दूसरा आता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, तीसरा आता है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन। वो ही सब बातें वापस यहाँ पर होंगी। और इस सेम, हाँ, वापस पढ़ोगे नहीं रे, रेफर कर दूंगा, बोर थोड़ी करना है अब तुमको, है ना। लेकिन हाँ, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में जरूर लिखना। फिर उसके बाद आता है सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। ये होता है ईयर एंड पे, मतलब बैलेंस शीट जब आप बना रहे होंगे तब आप उस एसेट को किस अमाउंट पे शो करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ईयर एंड बैलेंस शीट। ईयर एंड बैलेंस शीट, ईयर एंड पे बैलेंस शीट में याद है 2 मॉडल हुआ करते थे, एक कॉस्ट मॉडल और एक रीवैल्यूएशन मॉडल, एक कॉस्ट मॉडल और एक रीवैल्यूएशन मॉडल। तो दोनों लिख देते हैं, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। ओके, इन दोनों की बातें हम करेंगे। याद है कॉस्ट मॉडल में क्या होता था? ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो अभी डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड बोल देंगे एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। और क्या होता था? लेस क्या करते थे सर? एक्यूमुलेटेड कोई इंपेयरमेंट लॉस होता था एज पर इंडेक्स 36, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। 38 के बाद नंबर किसका है? 36 का ही है। तो कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो लेस कर देना। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है सर? फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन लेस सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। तो ये सब बातें हम वहां पे करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो टॉपिक आएगा वो रहेगा अमोर्टाइजेशन। फिर उसके बाद एनुअल रिव्यू, एनुअल रिव्यू एज पर इंड एस 8, एज पर इंड एस 8। ओके, और नेक्स्ट नंबर डी रिकॉग्निशन,
डी रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्नाइज करोगे तो प्रॉफिट लॉस किधर, P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। सब टॉपिक वही है, सब टॉपिक बिल्कुल सारे के सारे सेम है ना, तो ये पढ़ने में अपने को बिल्कुल टेंशन नहीं आएगा, ऐसा लगेगा रिपीट टेलीकास्ट है इंडिया 16 का, बस नाम बदल गया है, थोड़े से फेसेस बदल गए हैं, बाकी कहानी स्टोरी बिल्कुल सेम है। नाउ वन बाय वन देखो, सबसे पहले कौन सा टॉपिक, डेफिनेशन देखना है, तो देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन इंटेंजिबल एसेट होता क्या है, पहले बचपन में तो काम चल जाता था, पढ़ लेते थे सर, जिसको देख नहीं सकते छू नहीं सकते फिर भी वो हमारी एसेट है, तो वो है इंटेंजिबल एसेट। ओके सर, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे, क्या क्या है। सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफिएबल, इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफिएबल। सर ये आइडेंटिफिएबल मतलब जिसको पहचाना जा सके, हाँ कह सकते हैं जिसको अलग से पहचाना जा सके। अब वो अलग से पहचान कैसे बनेगी इसकी बात करते हैं। दूसरा नॉन मॉनेटरी एसेट, नॉन मॉनेटरी एसेट, अब ये क्या होता है सर, ऐसा एसेट जिससे रिकवरेबल अमाउंट फिक्स नहीं हो, मतलब जैसे डेटर्स हैं, डेटर से पता है अपने को कितने रुपए मिलने हैं, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट से अपने को पता नहीं होता, फिक्स नहीं होता है कि कितना पैसा रिकवर होना है। फिर आपका फेवरेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और लास्ट वन क्या है, लास्ट वन हेल्ड फॉर यूज इन, हेल्ड फॉर यूज इन तीन काम है, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या क्या, प्रोडक्शन, वही सर पीपी वाला बिल्कुल, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ, देखो जो बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं उनको तो आएगा मजा, और जो बच्चे ऐसा वेट कर रहे हैं कि हाँ सर ये हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, या ये वेट कर रहे हैं कि चलो ठीक है सुन लेते हैं ना, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तो देखो वो सब होंगे बोर, है ना, समझते हो तुम लोग, तो लिखोगे तो मजा आएगा, नहीं लिखोगे तो ऐसा लगेगा कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं सर, तो साथ साथ लिखते चलो, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और फॉर रेंटल टू अदर्स, रेंटल टू अदर्स, वही पीपी वाले के जैसे किराए पर देना, और तीसरा क्या, तीसरा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ओके ये लो जी, डेफिनेशन हो गई है यहां पे तैयार। तो सिंपली इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एंड हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ओके डन। सर आइडेंटिफिएबल आप बताने वाले थे, जिसको हम पहचान सकते हैं अलग से, पहचानेंगे कैसे वो देखो, जिसको हम पहचान सकते हैं अलग से, कैसे पहचानेंगे आखिर। आइडेंटिफिएबल के लिए पहला जो पार्ट है वो है क्या, सेपरेबल। आइडेंटिफिएबल के लिए, आइडेंटिफिएबल होने के लिए जो पहली कंडीशन है वो क्या है, सेपरेबल, पहली और आखिरी है ना, क्यों, क्योंकि जो दूसरी बताऊंगा वो और में है, या तो सेपरेबल होना चाहिए, सेपरेबल मतलब सर, सेपरेबल का मतलब हो गया है आप उसको अलग से सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना, सेल कर सकते हो,
ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सचेंज में कर सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो सेपरेटली और टुगेदर विद रिलेटेड आइटम, टुगेदर विद रिलेटेड आइटम। आप अलग से बेच सकते हो या जैसे कुछ दो आइटम साथ में बिकते हो तो वो साथ में भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेपरेबल मतलब बाकी एसेट से उसको अलग किया जा सकता हो। तो आइडेंटिफाई हुआ ना, तो आइडेंटिफाई कब बनेगा, जब बाकी से आपको अलग किया जा सकता है। अगर आपकी अलग से कोई वैल्यू नहीं है तो आप आइडेंटिफिएबल नहीं हो, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्या है सेपरेबल के बाद, और और अराइजेस फ्रॉम, अराइजेस फ्रॉम या फिर वो अराइज कैसे हुई, वो एसेट अराइज कैसे हुई हो, अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल राइट्स। तो वो एसेट आपके पास आई कैसे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आपने खरीदा उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब मैंने परचेज किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरे उसके सामने वाली पार्टी के बीच में, तो इस तरीके से अराइज हुई हो। तो ऑब्वियसली मैंने खरीदा है तो वो आइडेंटिफिएबल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो सेपरेबल होना चाहिए या फिर अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल राइट्स होना चाहिए। नॉन मॉनेटरी एसेट का मतलब क्या है, नॉन मॉनेटरी एसेट मतलब रिकवरेबल अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, recoverable amount is not fixed, फिक्स्ड ही नहीं है कितना पैसा मिलने वाला है। तो वो ऐसी एसेट जो भी होती है वो नॉन मॉनेटरी एसेट कहलाती है। अगर आपको याद हो तो आपने इसे इस टर्म को एएस 11 में पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर पढ़ा था, ठीक है। बाकी हम भी पढ़ेंगे वापस इंडेक्स 21 के अंदर। ओके, इंडेक्स 21 में हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एएस 11 क्या था, इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, वहां पे देखा था मॉनेटरी एसेट, नॉन मॉनेटरी एसेट। तो नॉन मॉनेटरी एसेट मतलब जिससे अपने को रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट क्या है, फिक्स नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है। ओके जी, डन। फिक्स मतलब जैसे लोन किसी को दिया तो 5 लाख रुपए फिक्स आने, वो मॉनेटरी एसेट हुआ। कोई डेटर है वो मॉनेटरी एसेट हुआ। लेकिन इंटेंजिबल एसेट कोई मॉनेटरी एसेट नहीं है, वो एक नॉन मॉनेटरी एसेट है। अब यही डेफिनेशन आप कहां पे देख सकते हैं सर, यही डेफिनेशन हम हमारे नोट्स में देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन हुआ। नाउ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के लिए मैं कुछ लिख देता हूं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या रहेगा सर, वही सेम एज इंडेक्स 16। तो हम ऐसा लिखेंगे सेम एज इंडेक्स 16, बिल्कुल आप ऐसा ही लिखेंगे, सेम एज इंडेक्स 16। इंडेक्स 16 के जैसा मतलब इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स कब, इफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड और नहीं एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। देखो जरा नोट्स में चलकर देखते हैं ये दोनों चीजें। इंटेंजिबल एसेट्स, इंडेक्स 38, इंटेंजिबल एसेट डेफिनेशन में क्या कहा, इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफिएबल, इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफिएबल। दूसरा नॉन मॉनेटरी एसेट, तीसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और चौथा हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और रेंटल टू अदर और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो इन तीनों के बीच में अपन है ना और लगा लेंगे, और और ओके, और मतलब इन तीनों में से किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। एन एसेट इज आइडेंटिफिएबल, कोई एसेट आइडेंटिफिएबल कब होगी सर, आइडेंटिफिएबल तब होगी जब इफ इट इज आइदर, तो आइदर को हाईलाइट कर देना, आइदर बोल दो, इधर बोल दो, सेपरेबल, या तो सेपरेबल हो। सेपरेबल का मतलब क्या, इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द एंटिटी एंड सोल्ड, उसको अलग से
अलग किया जा सकता हो, बेचा जा सकता हो, ट्रांसफर किया जा सकता हो, लाइसेंस पे किसी को दे सकते हो जैसे फ्रेंचाइजी वगैरह, रेंट पे दिया जा सकता हो, और एक्सचेंज आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर विद अ रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, कोई दूसरा आइटम के साथ। और अराइजेस फ्रॉम, या फिर क्या हुआ, अराइजेस फ्रॉम, वो इंटेंजिबल एसेट अराइज कैसे हुई हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट्स के थ्रू अराइज हुई हो। ओके, अब यहाँ पे एक बात आती है, जैसे आज तक आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसे इंटरनली जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल, आपने पढ़ रखा है सबने कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, मैं लिखवा देता हूं यहां पर, जैसे कि अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स, फॉर एग्जांपल परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल, परचेज गुडविल को आप क्या करते हो, बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। परचेज गुडविल को आप क्या करते हो, बुक्स में रिकॉर्ड करते हो कि भैया इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, तो हम क्या करेंगे, परचेज गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट मानेंगे, हमारी एसेट मानेंगे और इसे बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन यही अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात आ जाए तो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात आ जाए तो सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, अब मेरी पढ़ाते पढ़ाते क्या होगी, गुडविल बन गई, बढ़िया गुडविल बन गई है ना, क्या मैं उसे, उस गुडविल को, क्या वो गुडविल सेपरेबल है, क्या मैं उसे कॉमर्स एजुकेटर से अलग कर सकता हूं, क्या मैं उसे अलग से मेरी अकेले की गुडविल को बेच सकता हूं, ठीक है ना, या यूं कहें बिजनेस की गुडविल को, कॉमर्स एजुकेटर की गुडविल को अलग से बेचा जा सकता है, नहीं, ठीक है ना, अलग से नहीं बेचा जा सकता, कोई रेंट पे दिया जा सकता है, एक्सचेंज नहीं, नहीं बेचा जा सकता। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है सर, सेपरेबल तो नहीं है। क्या वो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से अराइज हुई है, नहीं, वो तो समय के साथ साथ आपके अच्छे कर्मों से अराइज हुई है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट से अराइज नहीं हुई है। इसका मतलब इंटरनली जनरेटेड जो गुडविल होता है वो आइडेंटिफिएबल की कैटेगरी में नहीं आता है, और अगर वो आइडेंटिफिएबल नहीं हुआ तो वो इंटेंजिबल एसेट भी नहीं कहलाएगा। ओके, तो हम कहेंगे कि भैया सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट आउट नहीं कर रहा है, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट आउट नहीं कर रहा है। क्लियर, ओके डन। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, सिंपल। चलिए, फिर बात आती है नॉन मॉनेटरी एसेट। तो नॉन मॉनेटरी एसेट क्या होता है, विच रिकवरेबल अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, हमने लिख लिया। नाउ एक गाइडेंस है ऑन एसेट दैट इनकॉर्पोरेट बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एलिमेंट। ये वही वाली बात आ गई है ना, जैसे इंटेंजिबल है कि टेंजिबल है, तो जो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, कौन सा एलिमेंट ज्यादा सिग्निफिकेंट है, हम उसे वही ट्रीट करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल सेम पढ़ा था, सॉफ्टवेयर परचेज्ड इन अ सीडी, सॉफ्टवेयर परचेज्ड इन अ सीडी, ये पीपी के अंदर नहीं था ना, उसमें गाइडेंस अलग थे। तो कोई ना, अब कोई टेंजिबल एसेट है कि इंटेंजिबल एसेट है, कैसे पता लगा है सर, ये डिपेंड करेगा कि हमने जो एसेट खरीदा है उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन किसका है, सिग्निफिकेंट एलिमेंट कौन सा है, वो टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर परचेज किया आपने सीडी में, अब आपका इंटेंशन क्या था, क्या वो सीडी खरीदना था या सॉफ्टवेयर खरीदना था, सर सॉफ्टवेयर खरीदना था, क्योंकि सीडी तो एक मीडियम है कि वो सॉफ्टवेयर उसमें स्टोर करके हमको दे रखा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने पैसा किसका दिया, सर हमने तो पैसा सॉफ्टवेयर का दिया है, बिल्कुल, तो सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल एसेट, तो सॉफ्टवेयर खरीदा आपने, सॉफ्टवेयर इज मोर सिग्निफिकेंट, सॉफ्टवेयर क्या है, ज्यादा सिग्निफिकेंट आइटम है, इसलिए इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है सीडी में, तो सीडी क्या है, आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब है, लेकिन फिर भी आपने पैसा किसके लिए दिया, सॉफ्टवेयर के लिए दिया, तो वो इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। फिर ऐसे ही कंप्यूटर मशीन खरीदा, इसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, मतलब लैपटॉप आपने खरीदा और लैपटॉप में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, फोन आप खरीदते हैं, फोन के अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आते हैं। अब बताइए, तो आपने सॉफ्टवेयर खरीदा या फोन या लैपटॉप खरीदा, सर फोन या लैपटॉप खरीदा ना, तो इस बार ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, कंप्यूटर मशीन मोर सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब जो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा हम उसको वही बोलेंगे। पहले वाले केस में हमारे को सॉफ्टवेयर खरीदना था तो वो इंटेंजिबल एसेट हुआ, दूसरे में हमको लैपटॉप खरीदना हमारा पर्पस था तो ये टेंजिबल एसेट हुआ, भले उसके साथ सॉफ्टवेयर आ रहे हो।
ओके, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है वो देखा जाएगा। नाउ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बता चुका हूं बार बार, क्या है? इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ क्या probable future economic benefit probable future economic benefit will flow to the entity and cost can be measured reliably ओके डन। यहां लगा लो एंड, वरना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो यहां पे लिख दो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मेजरमेंट नहीं, मेजरमेंट से पहले ये डेफिनेशन पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कोई इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं है। तो आ जाओ हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। समझा क्या डेफिनेशन वाला पार्ट? बिल्कुल। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। चलो सर, आज तो थ्योरी ज्यादा हो गई प्रैक्टिकल के बजाय। हाँ, कभी कभी चलता है यार, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, Sun Limited has an expertise in the consulting business. In years gone by, the company gained a 30% market share for its service business and intend to recognize it as an intangible asset. अच्छा, तो ये बहुत टाइम से कंसल्टिंग बिजनेस दे रहा है, एक्सपर्ट भी बन गया है, अब इसका क्या हो गया, मार्केट में 30% शेयर हो गया है। अब ये 30% मार्केट शेयर को चाहता है कि ये रिकॉग्नाइज कर ले, intends to recognize it as an intangible asset। हो, बताइए क्या कंपनी का ये जो एक्शन है वो जस्टिफाइड है? बताइए क्या कंपनी का जो एक्शन है वो जस्टिफाइड है? क्या उसे इस मार्केट शेयर को इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? मैं एक बात बताओ, क्या ये 30% मार्केट शेयर कैसे हुआ? क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट से राइज हुआ है? नो, ये तो बनते बनते बन गया। क्या ये सेपरेबल है? क्या इसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर सकते हो? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है तभी मार्केट शेयर है, मार्केट में शेयर है तभी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट आउट नहीं करता है। तो क्या लिखे सर इसके लिए? लिखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, मार्केट शेयर does not meet the definition of intangible asset, does not meet the definition of intangible asset। ऑफ इंटेंजिबल एसेट क्यों मीट नहीं कर रहा डेफिनेशन को? एज इट इज नॉट आइडेंटिफिएबल, एज इट इज नॉट आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल नहीं है। आइडेंटिफिएबल कब होता है? जब वो सेपरेबल हो या कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट से अराइज हो। सो दैट इज, इट इज neither separable nor has arisen from contractual or legal right, from contractual or other legal rights, ओके, सिंपल। तो ये डेफिनेशन को मीट आउट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफिएबल नहीं। आइडेंटिफिएबल मतलब दैट इज, इट इज नाइदर सेपरेबल नोर अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल राइट, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहां तक? ओके, तो कुछ चीजें डेफिनेशन के बारे में हम देख रहे हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
कंपनी XYZ लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू इट्स स्टाफ, स्टाफ को ट्रेनिंग, जैसा ट्रेनिंग का खर्चा तो कभी हमने कैपिटलाइज नहीं किया था, on various new topic like GST, Indias, etc. to ensure the compliance as per the required law. जब ये GST इंट्रोड्यूस किया गया स्टार्टिंग में जब आया था, या इंडियस जब आए थे, तो अपने जो ट्रेनीज हैं उनको क्या किया गया, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड पर्सन है, एम्प्लॉइज हैं, उनको ट्रेंड किया गया, भैया उनको सिखाया गया, सिखाने में खर्चा लगा, बिल्कुल खर्चा लगा। अब एक खर्चा तो हुआ, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया होगा, उनका दिमाग शार्प हो गया होगा ना, बिल्कुल। तुम्हारे एम्प्लॉइज को जीएसटी आ गया, तुम्हारे एम्प्लॉइज को इंडेस आ गए, अब वो उनको फॉलो कर सकते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ सर, उनको उनकी वैल्यू बढ़ी, तुम्हारे एम्प्लॉय की वैल्यू बढ़ी, इससे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल। डिस्कस वेदर द कंपनी कैन रिकॉग्नाइज सच कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एज इंटेंजिबल एसेट। अब क्या इस ट्रेनिंग की कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, क्या इंटेंजिबल एसेट माना जाए इसको, क्या इसको इंटेंजिबल एसेट माना जाए? सर इससे अपने को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा क्या? तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, जिसको तुमने ट्रेंड किया है, क्या वो तुम्हारे पास ही रहेगा? क्या तुम उसको रोक के रख सकते हो? नहीं। आज ट्रेंड किया कल चला जाएगा, आज ट्रेंड किया कल चला जाएगा, तो तुम रोक के नहीं रख सकते। तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उस पर, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उस पर, इसलिए ये हम कभी भी इंटेंजिबल एसेट कंसिडर नहीं कर सकते। तो देखो, लिखो इसके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, इट इज क्लियर, it is clear that the company will obtain the economic benefit, will obtain the economic benefit company will obtain the economic benefits from the work performed, from the work performed by the staff, by the staff, स्टाफ जो काम करेगा उससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलेगा। एज, क्यों मिलेगा? एज इट इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी, as it increases their efficiency, ये उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, तो वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे तो या तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा या कॉस्ट कटिंग होगी। ओके, फुल स्टॉप। बट it does not have control, but it does not have control over them, but it does not have control over them because, कंट्रोल कैसे हो सकता है? स्टाफ है, कभी भी जा सकता है किधर भी। स्टाफ can choose to resign the company at any time, staff can choose to resign the company at any time, किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं आप? स्टाफ रिजाइन करके जा सकता है, सिंपल। hence the company can't restrict, hence the company can't restrict, hence the company can't restrict others to access those benefit। अब वो स्टाफ कहीं और चला जाएगा तो भैया पैसा खर्चा किया हमने, बेनिफिट किसको मिलेगा? उस कंपनी को जिसमें वो स्टाफ चला गया। तो क्या आप दूसरी कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो? नहीं, अभी तो हम कोई रेस्ट्रिक्शन हमने लगा नहीं रखा। कांट रेस्ट्रिक्ट अदर टू एक्सेस द
दोज बेनिफिट, हाँ हमने बोला कि भैया तुम छोड़ के 10 साल काम ही नहीं कर सकते आगे, हमारी कंपनी को अगर तुमने छोड़ दिया ना तो अगले 5 साल के लिए तुम काम ही नहीं कर सकते, या हमारे एरिया में तुम compete नहीं कर सकते या कुछ भी, तो उस केस में यस वो हमारा फिर राइट होगा ना, बट अभी तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो जाएगा जाएगा। ओके, therefore the staff training cost, the staff training cost staff training cost does not meet the definition of intangible asset. The definition of intangible asset, सिंपल। तो माना कि सर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के लिए जरूरी क्या होता है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, बट एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, कंट्रोल। क्या कंट्रोल है हमारा उस एसेट पर, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, सिंपल। चलिए, तो आइडेंटिफिएबल है वगैरह है, ये सब बातें अच्छी है कि आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, मतलब सेपरेट किया जा सकता हो, अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स है। तो पहली बात तो ये आइडेंटिफिएबल की कैटेगरी में भी सेपरेट कैसे, सेपरेटली क्या वैसे बेच सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, नहीं है, आपने ट्रेनिंग दिया है वगैरह, तो ये डेफिनेशन को मीट आउट नहीं कर रहा है। कंट्रोल, लेकिन वर्ड क्या लिख के आना, कंट्रोल लिख के आना। ओके, तो भैया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, स्टाफ कभी भी हमको है ना छोड़कर जा सकता है, तो इसलिए हम इसको इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में डेफिनेशन में मीट आउट नहीं करेंगे। ओके, चलिए डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सर अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ, अभी डेफिनेशन और रिकॉग्निशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, प्लूटो लिमिटेड intends to open a new retail store in a new location in the next few week, कुछ ही वीक में ये नया लोकेशन पे नया रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है। अच्छा, Pluto Limited has spent a substantial sum on a series of television advertisement। अच्छा, खर्चा किया, spent, क्या किया, किस पर, एडवर्टीजमेंट पे, टू प्रमोट दिस न्यू स्टोर। हाँ जी, कहा वैशाली नगर में एक नया स्टोर खुलने वाला है, ठीक है, मालवीय नगर में एक नया स्टोर खुलने वाला है। तो इस तरीके से एक नया स्टोर खुलने वाला है, नई लोकेशन पे हमने एक नया हमारा एस्टेब्लिशमेंट ओपन किया है। द कंपनी हैज पेड एन अमाउंट ऑफ ₹8 लाख फॉर एडवर्टीजमेंट बिफोर 31 मार्च 2021। कंपनी ने क्या किया, 8 लाख रुपए का खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, कब, बिफोर 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को, ठीक है जी। 8 लाख रुपए उसने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए। अब ये जो खर्चा एक्सपेंस है, क्या वो इंटेंजिबल एसेट है या केवल एक एक्सपेंस है जिसको P&L में चार्ज कर देना चाहिए? कहा 8 लाख का खर्चा किया जिसमें से 7 लाख रुपए तो 31 मार्च 2021 से पहले के ही हैं, लेकिन जो 1 लाख रुपए है जो आपने पे किया, उसमें 1 लाख रुपए जो है वो एडवर्टीजमेंट कब शो होगा, अप्रैल 21 में, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ गया, अप्रैल से मार्च। तो 8 लाख का टोटल खर्चा, जिसमें 7 लाख तो 20-21 से रिलेट कर रहे हैं और 1 लाख 21-22 से रिलेट करेगा। सिंस 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 के बाद कंपनी हैज पेड फॉर फर्दर एडवर्टीजमेंट, 4 लाख और खर्चा कर दिया, खूब खर्चा हो रहा है भैया एडवर्टीजमेंट के लिए। Pluto Limited is of the view that such cost can be carried forward as intangible asset since market research indicate that this new store is likely to be highly successful। भैया ये जो आपने नया स्टोर खोला है वो बहुत सक्सेसफुल होगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेंगे यहाँ पर, तो इसीलिए खर्चा कर रहे हैं। तो अब बताइए ये खर्चा हमने किया, इससे हमको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडवर्टीजमेंट वाले लोग जानेंगे क्या, इससे हमको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हमें एडवर्टीजमेंट के खर्चे को कैपिटलाइज करके इंटेंजिबल एसेट मान लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। एनालाइज द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को बताना है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस कॉस्ट का आप क्या करोगे,
क्या कैपिटलाइज कर दोगे और एसेट ट्रीट करोगे, या इस कॉस्ट को नॉर्मल एक्सपेंस मानते हुए, रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हुए P&L से चार्ज कर दोगे? बताइए क्या करेंगे, बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट। तो आओ क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है, क्या करना चाहिए? क्या एडवर्टीजमेंट के खर्चे को हमें इंटेंजिबल एसेट कंसीडर करना चाहिए, या इसे नॉर्मल एक्सपेंस मानते हुए P&L में चार्ज कर देना चाहिए? सर एडवर्टीजमेंट का खर्चा, इनॉग्रेशन टाइप वगैरह, ये कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये सब आएगी बातें, आगे भी आते हैं, अपन लोग पढ़ते हैं ना नोट्स के अंदर वगैरह में, जैसे यहाँ पे इंक्लूड क्या करना है, इंक्लूड क्या नहीं करना है, आगे चल के आएगा। तो कोई नया प्रोडक्ट अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो नहीं करना। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट, ये आपको एसिडी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है, ठीक है, मेजरमेंट में आएगा ये वाला चीज, बट हाँ ये नहीं होगा, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा। डज नॉट इंक्लूड, तो किसी इंटेंजिबल एसेट को एडवर्टाइज करने के लिए कोई आप प्रमोट कर रहे हो, लाइसेंस हमने लिया है वगैरह, लाइसेंस लिया है, तो वो लाइसेंस की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन नॉर्मल कोई भी एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपकी इंटेंजिबल एसेट को क्रिएट नहीं कर रहा है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या जाएगा? Under Ind AS 38, under Ind AS 38, intangible asset can only be recognized. Intangible asset can only be recognized. Can only be recognized if they are identifiable, if they are identifiable and have a cost which can be reliably measured, which can be reliably measured. ओके, तो आइडेंटिफिएबल होना जरूरी है और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, वही सब बातें, उनमें से 2 बातें उठा के हमने लिख दी। फिर क्या कहा? these criteria are very difficult to satisfy. These criteria are very difficult to satisfy for internally developed intangibles. भाई आपने खर्चा किया एडवर्टीजमेंट का, तो आपने अपने लिए क्या किया है, देखा जाए तो डेवलप किया है इंटेंजिबल एसेट को। आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, नो डाउट उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये एसेट क्या है, आपने एक्सपेंस किया है। तो कहा ये क्राइटेरिया को मीट आउट करना इंटरनली जनरेटेड एसेट के लिए बड़ा मुश्किल है कि आइडेंटिफिएबल है, मतलब सेपरेटली उसको बेचा जा सकता है कि नहीं बेचा सकता है, राइजेस फ्रॉम लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट तो है ही नहीं। ओके, फॉर दीज रीजन Ind AS 38 specifically prohibits, Ind AS 38 specifically prohibits, मना करता है, किस बात के लिए मना करता है सर? prohibits recognizing advertising expenditure, recognizing एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। कहता है भैया ठीक है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, अगर
क्या हम ये बता सकते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट खर्चे की वजह से हमको ये फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा है? डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते ना, नहीं। तो हमको ये इंटरनली जनरेटेड, क्लियरली इंडेक्स 1638 कहता है कि जो भी इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल्स हैं, हम क्या करते हैं भैया, उनको प्रोहिबिट करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग, उसको रिकॉग्नाइज करना हम मना करते हैं। ओके, एज एन इंटेंजिबल एसेट, एज एन इंटेंजिबल एसेट। ओके जी, एज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है जी, फुल स्टॉप। द इश्यू ऑफ हाउ सक्सेसफुल द इश्यू ऑफ हाउ सक्सेसफुल द स्टोर, स्टोर जो आप ओपन कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल रहेगा, इज likely to be, does not affect, is likely to be, does not affect this prohibition, this prohibition। मतलब वो कह रहा है कि भाई मना क्यों कर रहे हो तुम, हम कह रहे हैं ना इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा आपको, स्टोर बहुत अच्छा चलेगा अपना। कहा कि नहीं, वो बातें आपकी इस प्रोविजन को दूर नहीं करती हैं, उसको इफेक्ट नहीं कर रही। therefore such cost should be recognized, therefore such cost should be recognized, therefore such cost should be recognized as expenses, such cost should be recognized as expenses। ऐसी कॉस्ट को क्या करना चाहिए, खर्चा मान लेना चाहिए, नॉर्मल खर्चा मान लोगे, पीएनएल से चार्ज कर दोगे। ओके, हाउएवर अब इंडेक्स कहता क्या है, इंडेक्स कहता है खर्चा कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। अब बात आती है, ये तो बोल दिया कि इंटेंजिबल एसेट नहीं करना, क्या मान लेना, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। सिंपल, ये तो डिक्लेयर हो गया कि खर्चा मान लेना। अब खर्चे को कैसे माना जाए, खर्चा कंसिडर कैसे किया जाए, क्योंकि आपने इस साल 8 लाख पे किया है और अगले साल 4 लाख, तो क्या इस साल का खर्चा 8 लाख मान लिया जाए और अगले साल का खर्चा 4 लाख मान लिया जाए, या इस बार का खर्चा केवल 7 लाख माना जाए जो कि इस साल के एडवर्टीजमेंट से रिलेट कर रहा है, और ये जो 1 लाख रुपए आपने करंट ईयर में पे किए फॉर द नेक्स्ट ईयर, इसे प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट किया जाए, और नेक्स्ट ईयर जो 4 लाख पे किया है प्लस जो 1 लाख पिछले साल ही पे कर दिया गया था फॉर द करंट ईयर, उसे खर्चा माना जाए। मतलब 7 लाख पिछले साल और 4 और 1 5 अगले साल। ओके, बिल्कुल। तो इंडेक्स क्या कहता है इस पे, कैश सिस्टम कहता है कि एक्रूअल सिस्टम कहता है। इंडेक्स हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, यहां नहीं, हमेशा सब जगह हमेशा खर्चा एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करने को बोलता है। द कॉस्ट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड, the cost would be recognized on accrual basis, on accrual basis। ओके, खर्चा कैसे मानना है, एक्रूअल बेसिस पे मानना है। therefore of the advertisements paid for, of the advertisements paid for before 31st March 2021, 31 मार्च 2021 से पहले जो भी आपने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा पे किया है, उसमें से 7 लाख रुपए, उसमें से 7 लाख रुपए would be recognized, would be recognized as an expense, as an expense, as an expense and rupees 1 lakh, 7 लाख तो खर्चा मान लेना उस ईयर के लिए, और वो जो 1 लाख और आपने पे किया था ना, उसे क्या मान लेंगे, एज अ प्री पेमेंट,
as a prepayment in the year ended, in the year ended 31st March 2021, 31 मार्च 2021 के लिए आप 7 लाख तो पीएनएल में खर्चा मान लेंगे और 1 लाख रुपए को क्या कंसिडर करेंगे, प्रीपेमेंट। याद है आप लोग ऐसे लिखा करते थे पीएनएल के अंदर, ये सिर्फ अपने समझने के लिए, या आप लोग पीएनएल में ऐसा लिखा करते थे, क्या करते थे आप लोग, ऐसा लिखते थे कि पेड, कितना पे किया है, 8 लाख रुपए, ठीक है, और लेस क्या कर दोगे इसमें से, लेस कर दोगे प्रीपेड एट द एंड। बचपन में आपने, इंटर में आपने, फाउंडेशन, ये सब पढ़ रखा है, प्रीपेड एट द एंड क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। और अब क्या आ गया, 7 लाख आ गया, क्या आ गया, रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर, ओके जी, सिंपल। तो पीएनएल है कौन से ईयर के लिए, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended, okay, yeah, for the 21 for the year ended 31st March 2021, सिंपल, चलो डन। तो 31 मार्च 2021 के लिए जो पीएनएल बनेगा उसमें 7 लाख का खर्चा शो हो जाएगा। नाउ आगे देखो सर, तो फिर अमाउंट टू बी चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कितना होगा, अमाउंट टू बी चार्ज्ड for the year ended, for the year ended कौन सा, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, 4 लाख पे किया था और 1 लाख पिछली बार जो पे कर दिया था वो भी तो करंट ईयर से रिलेट कर रहे हैं, तो कितना जाएगा देखो, जो पिछली बार पे किया था आपने, सॉरी करंट ईयर में पे किया है वो 4 लाख, और जो पिछली बार पे कर दिया था वो इस बार क्या, प्रीपेड एट द बिगनिंग है, वो क्या है, प्रीपेड एट द बिगनिंग, पिछली बार पे कर दिया था लेकिन वो रिलेट तो करंट ईयर से कर रहा है, तो वो रिलेटेड टू करंट ईयर का पार्ट बनेगा, प्रीपेड एट द बिगनिंग, कितना पिछली बार पे किया था, 1 लाख रुपए, तो वो करंट ईयर से बिलोंग करता है, तो टोटल करंट ईयर से कितना बिलोंग कर रहा है, 5 लाख रिलेटेड टू करंट ईयर, तो इतना अमाउंट आपको क्या करना है, खर्चा मान के पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है, चार्ज टू पीएनएल ऑन एक्रुअल बेसिस, चार्ज टू पीएनएल ऑन एक्रुअल बेसिस, चार्ज टू पीएनएल ऑन एक्रुअल बेसिस, सिंपल डन। चलिए ये लो जी, क्वेश्चन का आंसर हमने पूरा लिख दिया। अगले ने पूछा कि क्या करना है, तो पहले तो बोलना इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपेंस है। अब उस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, तो बोलना पहले जो 2021 का एंडिंग है, मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को जो ईयर एंड हो रहा है उसमें आपने टोटल पेमेंट 8 लाख का किया, लेकिन 8 लाख में से 7 लाख ही करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, 1 लाख नेक्स्ट ईयर के लिए आपने पे किया था, तो केवल 7 लाख ही इस बार के लिए हम खर्चा बुक करेंगे। जो 1 लाख आपने एक्स्ट्रा दिया है वो क्या माना जाएगा, प्री पेमेंट माना जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस शो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले साल क्या, अगले साल 4 लाख तो आपने पे किया और 1 लाख आपने पिछले साल ही पे कर दिया था फॉर द करंट ईयर, तो वो भी करंट ईयर एक्सपेंस माना जाएगा, टोटल 5 लाख का खर्चा माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये क्या कह रहे हैं, X Limited purchased a franchisee from a restaurant chain, फ्रेंचाइजी खरीदा है, ओके, परचेज्ड अ फ्रेंचाइजी एट अ कॉस्ट, अच्छा पैसा भी लगा है 1 करोड़, तो आइडेंटिफिएबल है कि नहीं है, सर है, क्योंकि इसे सेपरेट किया जा सकता है, आपने फ्रेंचाइजी खरीदा है, इसको सेपरेट किया जा सकता है, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट से राइज हुआ है। एंड द फ्रेंचाइजी हैज 10 ईयर लाइफ, लाइफ कितनी है, 10 साल, मतलब इसको आप
अमोटाइज करोगे कितने टाइम में? 10 साल में। इन एडिशन द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट मेंशन दैट द फ्रेंचाइजी वुड आल्सो पे द फ्रेंचाइजर रॉयल्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड। ओके, फ्रेंचाइजी वुड आल्सो पे द फ्रेंचाइजर, क्या पे करना है? रॉयल्टी देना होगा जितना आप सेल्स करेंगे। उस फ्रेंचाइजी आपने लिया, फ्रेंचाइजी आपने लिया, अच्छी बात है, माल बेचोगे, माल बेचोगे तो आप जितना बेचोगे उसका एक परसेंटेज भी रॉयल्टी के फॉर्म पे किसको दोगे? फ्रेंचाइजर को दिया जाएगा जिससे आपने फ्रेंचाइजी परचेज किया था। तो सर 1 करोड़ तो अभी लग गए और बाद में सेल्स के बेसिस पे और लगेंगे। हाँ, एडवाइज वेदर द फ्रेंचाइजी राइट टू बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। पहले तो ये बताओ क्या इसको इंटेंजिबल एसेट मानना चाहिए? बिल्कुल सर, मानना चाहिए। ये एक एसेट है जिससे आपने एक्वायर किया है, पे करके खरीदा है, सेल्फ जनरेटेड नहीं है, ये पे करके आपने खरीदा है, तो ये सेपरेबल है, इसको आप वापस बेच सकते हो। या यूं कहें अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। ओके, तो आइडेंटिफिएबल है, बिल्कुल है सर। नॉन मॉनेटरी होता है, ये फिक्स नहीं है कितना बेचने से वापस मिलेगा। फिजिकल सब्सटेंस नहीं है सर, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है क्योंकि फ्रेंचाइजी है, बस फील कर सकते हैं कि हमारे पास राइट है। ओके, तो सर ये इंटेंजिबल एसेट तो है। अब रिकॉर्ड कितने पे करें? 1 करोड़ या सेल्स के बेसिस पे जैसे जैसे रॉयल्टी पे करना है उसको भी कंसिडर किया जाएगा? मैंने कहा नहीं, केवल 1 करोड़ पे आप वैल्यू करेंगे। जो सेल्स के बेसिस पर आप रॉयल्टी पे करेंगे उसे कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, वो नॉर्मल एक्सपेंस मानते हुए P&L से चार्ज कर दिया जाएगा। ओके, तो लिख लें इसके बारे में। हाँ सर, वो वैसे भी कंटिजेंट है, अभी पता ही नहीं है कितना सेल्स होगा, कितना पे करना है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रेंचाइजी राइट the franchisee right meet the identification criteria, meet the identification criteria of an intangible asset, of an intangible asset, of an intangible asset, since it arises from the contractual rights। पे करके खरीदा ना, तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, इट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। ओके, फुल स्टॉप। तो ये डेफिनेशन को मीट आउट कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन का जो हमारा क्राइटेरिया था वो मीट आउट कर रहा है। फुल स्टॉप। इट इज एक्वायर्ड सेपरेटली, it is acquired separately and its cost can be measured reliably, its cost can be measured reliably। बिल्कुल, जो आपने पे किया है हमको पता है कि वाकई में हम इतना पे करके लेकर आए हैं, तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इन एडिशन X Limited will have future economic benefit and control over them from the franchisee right। Okay, will have, X Limited will have, क्या मिलेगा उसको? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट and control over them, क्या फ्रेंचाइजी राइट्स है तो उस पर कंट्रोल रहेगा? क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, कंट्रोल ओवर देम फ्रॉम द फ्रेंचाइजी राइट्स। जैसे स्टाफ को ट्रेंड किया, वहां पे तुम्हारा स्टाफ पे कोई कंट्रोल नहीं था, बट यहां पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पर तुम्हारा कंट्रोल है फ्रॉम द फ्रेंचाइजी राइट्स। ओके, तो सब बढ़िया है जी, सेपरेबल है, आइडेंटिफिएबल है,
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी अराइज होगा और उस पर आपका कंट्रोल भी है। ओके, तो एक्स लिमिटेड को क्या करना चाहिए? हेंस एक्स लिमिटेड should recognize the franchisee right as an intangible asset. Hence, X Limited should recognize the franchisee right as intangible asset. ओके, तो इसको इंटेंजिबल एसेट मानना है। एंड अमोर्टाइज कितने साल था इसका यूजफुल लाइफ? 10 साल। तो 10 साल में इसको क्या कर देना होगा? अमोर्टाइज कर देना होगा। अमोर्टाइज, खर्चा इमीडिएट नहीं मान के एसेट माना, एसेट मानेंगे तो ऑब्वियसली अमोर्टाइज किया जाएगा ओवर कितने साल बोला? लाइफ 10 इयर्स। ओके, तो 10 साल में इसे अमोर्टाइज कर देंगे। सर उसका क्या होगा रॉयल्टी का? जो रॉयल्टी आप पे करोगे, royalty as a percentage of sales, royalty as a percentage of sales paid to the franchisor, जो आप फ्रेंचाइजर को दोगी रॉयल्टी वुड बी, क्या उसे बाद में सेपरेटली अलग से कॉस्ट का पार्ट मान लिया जाए या इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाए? नहीं, वुड बी तो ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। सिंपली उसे क्या करना होगा? वुड बी अ चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या मान लेना है? उसको खर्चा मान लेना, खत्म कर देना बस। ओके सर, डन है। चलिए, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ यहां पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या फटाफट से। इसके मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर दूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। अब एक काम करेगा, हाँ मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं और सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। आप एक बार घर पे लिख लेना है ना, थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो एक बार लिख लेना। सुनो, अपने लेवल पे लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। An entity regularly places advertisement in newspaper, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट किया जाता है, एडवर्टाइजिंग इट्स प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है। एंड इंक्लूड्स अ रिप्लाई स्लिप, उसमें एक रिप्लाई स्लिप भी होता है, दैट इन्फॉर्म इंडिविजुअल रिप्लाइंग टू द एडवर्टीजमेंट दैट एंटिटी में पास ऑन द इंडिविजुअल डिटेल टू द अदर सेलर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ? हम आपको एडवर्टीजमेंट देते हैं, उसमें एक रिप्लाई स्लिप देते हैं, आप उसको भर के हमको देते हैं। अब आपका डेटा हमारे पास आ गया, वो डेटा हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही कोई प्रोडक्ट के जो सेलर हैं हम उसको बेच सकते हैं एंटिटी में पास। ओके, हम आपको बोले कि भैया ये डिटेल हम आपके औरों के साथ शेयर करेंगे, अनलेस द इंडिविजुअल टिक अ बॉक्स टू द एडवर्टीजमेंट। जब तक आप बॉक्स में कोई दे रखा होगा उसको टिक नहीं करते, हम आपका डेटा शेयर करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द एंटिटी हैज असेंबल्ड अ लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम एंड एड्रेस। ऐसा करते करते इनके पास कस्टमर के नाम आ गए हैं, एड्रेसेस आ गए हैं। ओके, द लिस्ट इज प्रोवाइडेड टू अदर एंटिटी फॉर अ फी। ओके, ये हम अदर कुछ पैसा चार्ज करके किसी और को हम प्रोवाइड करवा देंगे। द एंटिटी वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज एन एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब एंटिटी चाहता है कि भैया हम इसको एसेट माने क्योंकि इससे अपने को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द लिस्ट, इवैल्यूएट वेदर द कस्टमर लिस्ट बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। क्या इसको इंटेंजिबल एसेट माना जाए कि नहीं माना जाए? तो देखो जरा, आंसर लिखा हुआ है आपके पास। हाँ, आप इसको कॉपी कर लेंगे। क्या कहा? इन दिस सिचुएशन द एंटिटी हैज नो लीगल राइट टू द कस्टमर रिलेशनशिप। कोई लीगली तो राइट है नहीं। ओके, बट बस आपने डेटा कलेक्ट कर लिए, बट ऐसा कोई लीगली आपका राइट नहीं बनता है कस्टमर रिलेशनशिप। बट एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस दैट एविडेंस सेपरेबिलिटी ऑफ द एसेट। लेकिन ट्रांजेक्शन हुआ है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कि भैया हम एडवर्टीजमेंट या प्रोडक्ट दे रहे हैं हम आपको, बदले में आपका क्या कर रहे हैं, कुछ
स्लिप वगैरह फिल कर रहा है, आपके डेटा हमने आपसे कलेक्ट कर लिए। दैट एविडेंस सेपरेबिलिटी ऑफ द एसेट एंड द कंट्रोल दैट द एंटिटी इज एबल टू एक्सरसाइज ओवर द एसेट। भैया आपकी लिस्ट तैयार हो गई है, डेटा तैयार हो गया, हम उसको बेच सकते हैं। तो सेपरेबिलिटी है, कंट्रोल भी है, देयरफॉर द लिस्ट इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो ये जो कस्टमर की लिस्ट आपने तैयार की है वो इंटेंजिबल एसेट तो है, इंटेंजिबल एसेट तो है। हाउएवर द एंटिटी में नोट रिकॉग्नाइज द एसेट, लेकिन फिर भी आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द कस्टमर लिस्ट internally can't be distinguished from the cost of developing the business as a whole। आपने प्रोडक्ट के लिए ऐड किया था, डेटा कलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्या आप इसे अलग से शो कर सकते हैं? can't be distinguished from the cost of developing the business as a whole। तो ये बिजनेस को डेवलप करने का ही एक क्या है, जरिया था, उसी में है। हम ऐसा सेपरेटली कस्टमर की लिस्ट को डेवलप करने के लिए कोई खर्चा नहीं किए हैं। So it does not meet the condition specified to recognize an internally generated intangible asset। Okay sir, so done है। हम इसे अपनी बुक में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। टू रिकॉग्नाइज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। तो याद रखना, इस तरीके से कभी भी कस्टमर लिस्ट तैयार की जाए तो कहा कि ठीक है इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन ये इंटरनली जनरेटेड एसेट है और इसे बुक में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ओके डन। तो आपके पास डेटा तैयार हो गया, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते 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 तो ये इंटरनली जनरेट हो गया है धीरे धीरे धीरे। इसके लिए आपने किसी को सेपरेटली पेमेंट नहीं किया है। तो हाँ, अगर मैं पैसे देके कोई कस्टमर लिस्ट खरीद रहा हूँ तो यस वो मेरा इंटेंजिबल एसेट होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए पे किया है ना। यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं जी मैंने पे किया, एडवर्टीजमेंट किया है, वहीं से तो आया है मेरे पास कस्टमर, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। तो प्रॉपर लिखेंगे ना, इसको आप कॉपी मार लेना, ऐसा स्क्रीनशॉट लेके कॉपी आप कर सकते हैं। चलिए डन। ओके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं आता है कोई बात नहीं, फोटो ले लो कहीं से, वरना पॉज करके लिख लो यार, है ना। चलो देखो डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें? A software company X Limited is developing new software for the telecom industry. It employs 100 engineers trained in that particular discipline who are engaged in the development of the software. Okay, तो इसने ट्रेंड किया है लोगों को। X Limited feel that it has an excellent HR policy and does not expect any of its employee to leave in the near future। हमारी कंपनी कोई छोड़ के नहीं जाएगा यार, तुम भरोसा रखो, हमारी कंपनी कोई नहीं छोड़ेगा। भैया भरोसा किसी की चीज का नहीं होता। It wants to recognize these set of engineer as a human resource asset in the form of intangible asset। बताइए, इंजीनियर थे, ट्रेंड किया तुमने, अब क्या करें? किया तो किया, क्या करें सर? Although without doubt the skill set of the employees make them extremely valuable to the company। ये obviously बिना किसी डाउट के अब ये कंपनी के लिए वैल्यूएबल तो बन गए हैं। However it does not have control over them। ये सेम क्वेश्चन हमने किया था एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग। merely having good HR policy, आपकी HR पॉलिसी अच्छी है, would not make them eligible to be recognized as इंटेंजिबल एसेट। आप उसे बुक में इंटेंजिबल एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कंट्रोल की बात इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप क्या कर लेना, एक बार लिख लेना, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा। चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या कर लिया, डेफिनेशन और रिकॉग्निशन का क्वेश्चंस कर लिया। कल क्या आएगा, कल आएगा मेजरमेंट के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा, मेजरमेंट के बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।